जय हिंद दोस्तों। मैं शैलेंद्र गिरहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे आधुनिक काल। इसके पहले भक्ति काल, आदिकाल और रीत काल को हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। और ये सीरीज है प्रीवियस ईयर की दोस्तों। और प्रीवियस ईयर पढ़ना आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जामों के क्वेश्चन को दोबारा एग्जामों में रिपीट किया जाता है। इसलिए अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से होता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद रिपीटेशन भी होता है, तो आपको डबल फ़ायदा है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज हम आधुनिक काल से स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं फिर बिना टाइम को बर्बाद किए। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आधुनिक काल का। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना कौन सा नहीं है? आषाढ़ महामात्य ये नहीं है दोस्तों। बाकी अपवर्ग पंचक, हिंदी भाषा, भक्ति, सर्वस्व, ये सब भारतेंद्र हरिश्चंद्र की इम्पोर्टेंट रचना है दोस्तों। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है? ये दिया गया दोस्तों गद्य काल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया गया है? ठीक है, आधुनिक काल को, तो आधुनिक काल को क्या कहा गया दोस्तों? गद्य काल कहा गया है। देखते हैं क्या दिया है, गद्य काल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? गद्य काल, वही क्वेश्चन देखिए रिपीटेशन हुआ इसमें। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। अब देखिए दोस्तों, इन्हें ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। किसको? जगन्नाथ दास रत्नाकर को ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। इनके प्रसिद्ध काव्य हैं हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगा अवतरण, ऊधो शतक, कलकासी, समस्या पूर्ति, जयप्रकाश सर्वस्व, अघनाक्षरी नियम, विष्णु गंगा लहरी, रचनाटक, विराष्टक, प्राकीण पदावली आदि। फिर दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में वाराणसी में तथा मृत्यु 1932 ईस्वी में हरिद्वार में हुआ था। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि थे। ठीक है। सतसई पर लिखा हुआ टीका बिहारी रत्नाकर अपनी अर्थवत्ता में बेजोड़ है। अब देखिए ऊधो शतक ब्रज भाषा में लिखी गई है। ऊधो शतक किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा। किसकी रचना है? रत्नाकर जी का। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़े थे? रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़े थे? तो जगन्नाथ दास के साथ। देखिए इसमें दिया होगा बी, हाँ जगन्नाथ के साथ। ठीक है। अब आता है दोस्तों, इसमें जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटिए, मतलब बताना है। तो ऊधो शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है और ये ब्रजभाषा में लिखा गया है। अब देखिए ऊधो शतक के लेखक कौन है दोस्तों? रत्नाकर जी। रत्नाकर कृत ऊधो शतक किस भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में। देखिए वही जो इम्पोर्टेंट सब कुछ रिपीट बार बार हो रहा है। ऊधो शतक में छंद कितने थे? अब देखिए दोस्तों, राम प्रसाद मिश्र ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में बृह वर्णन में लिखा है कि ऊधो शतक में 118 छंद हैं। और इसमें देखिए कोई ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। ऊधो शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है और इसमें 118 छंद है। यह ब्रजभाषा में लिखा गया है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि आपका रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है दोस्तों? रोला। रत्नाकर कृत जो गंगा अवतरण है ये रोला में लिखा गया दोस्तों। अब देखिए ऊधो शतक की हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहन सब लागी में पुनरोक्ति द्वारा क्या बोध होता है? तो भाव उत्कर्ष बोध होता है, क्योंकि इसमें सब औरतें जो थी ग्वालियन, तो ये क्या करती हैं, पूछती हैं हमको कहाँ लिखे, हमको कहाँ लिखे, मतलब अंदर की भावना उनको बाहर निकल रही थी, तो यही भाव उत्कर्ष इसमें
पुनरुक्ति हो रही दोस्तों। फिर देखिए आधुनिक काल में अब हम स्टार्ट करते हैं भारतेंद्र युग। तो भारतेंद्र युग का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों? पुनर्जागरण काल। अब देखिए पुनर्जागरण काल दोस्तों, भारतेंद्र युग को डॉक्टर नागेंद्र पुनर्जागरण काल कहते हैं। यानी भारतेंद्र युग को डॉक्टर नागेंद्र क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण काल। ऐसे पूछ लेता पुनर्जागरण काल भारतेंद्र युग को किस कवि ने कहा था? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंद्र हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर विक्रम संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दिया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नई धारा या प्रथम उत्थान की संज्ञा किसको दिया है? भारतेंद्र युग को, यानी कि पुनर्जागरण काल को। और इसका विक्रम संवत कब था? 1925 से लेकर 1950 तक। फिर आता है भीतर भीतर सब रस्सू से हंसी हंस करके तन मन धन मुंह से। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है दोस्तों? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। फिर आता भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत तथा उनके युग को हिंदी नवोत्थान का युग माना जाता है। ठीक, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत तथा उनके युग को हिंदी नवोत्थान का युग माना जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के संदर्भ में आलोचक का मत था भारतेंद्र युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के संदर्भ में आलोचक का क्या मत था कि भारतेंद्र युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से प्रभावित है, ये रामविलास शर्मा कहते हैं। और भारतेंद्र ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। ये वे नए साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। ये कौन कहते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भारतेंद्र ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया है। वे नए साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। फिर हिंदी साहित्य के जागरण भारतेंद्र के माध्यम से अवतरित होती है। इसको कहते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी जी। दोस्तों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसको हम एक्सप्लेनेशन का भी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं दोस्तों। भारतेंद्र कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? परीक्षा गुरु। ठीक है, अब देखिए कह रहा अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु माना जाता है। इससे पूर्व श्रद्धाराम फुलेरी ने भाग्यवती यानी कि 1877 ईस्वी में लिखा गया था शीर्षक लघु सामाजिक उपन्यास लिखा है। अतः स्पष्ट है कि भारतेंद्र कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तदीय समाज से किसका संबंध था? तदीय समाज से किसका संबंध था दोस्तों? तो ये संबंध था आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी होने चाहिए। ठीक है, किसका संबंध था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो कि देश की गरीब क्वेश्चन दोस्तों, अरे सॉरी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। हाँ ठीक, द्विवेदी युग आ गए हम लोग। ठीक है, एक मिनट दोस्तों। हाँ, तदी समाज का संबंध किससे था दोस्तों? भारतेंद्र हरिश्चंद्र से था। उसके बाद इसके बारे में डिटेल हम लोग देख लेते हैं। भारतीय नव जागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों को अमानवीय शोषण के चित्रण को अपने साहित्य को लक्ष्य बनाया। वे आधुनिक हिंदी के पितामह कहे जाते हैं। कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी के पितामह। भारतेंद्र हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उन्होंने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए तदी समाज की स्थापना की थी। तदी समाज की स्थापना कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने किया था। और क्यों किए थे? वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए किए थे। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का मूल नाम क्या था? हरिश्चंद्र था। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 ईस्वी में उन्हें भारतेंद्र की उपाधि प्रदान की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं क्या? हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र से माना जाता है। और भारतेंद्र के नाटक लिखने की शुरुआत बांग्ला के विद्यासुंदर 1867 नाटक से अनुवाद होती थी। उन्होंने 1868 में
कवि वचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। 1866 में हरिश्चंद्र मैगनीज, फिर बालबोधनी नामक पत्रिका निकाली। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है दोस्तों? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंद्र उपाधि कब प्रदान की गई दोस्तों? 1880 में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र को भारतेंद्र की उपाधि 1880 में। अंग्रेज राज सुख साजे, अंग्रेज राज सुख साजे, साज सजे सब भारी, पेधन विदिश चल जात है इन्हें अति क्वैरी। ये पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? ये लिखा गया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही क्वेश्चन आ जा रहा है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पेधन विदिश चले जात हैं ये अति क्या ख्वारी। ये लिखते हैं। अच्छा, इस पंक्ति में मूल कथ्य निम्नलिखित से कौन सा है? तो राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है। फिर आता धन्य भारत भूमि सब रत्नान की उपजवानी। इस पंक्ति के लेखक कौन है दोस्तों? इसके हैं बद्रीनारायण चौधरी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। धन्य भारत भूमि सब रत्नान की उपजावानी, इस पंक्ति के लेखक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहासकार, आलोचक हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहासकार, आलोचक हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिकता के नवदूत माने जाते हैं दोस्तों। फिर लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने। लाला श्रीनिवास दास के संयुक्ता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? बालकृष्ण भट्ट ने। फिर मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। कौन किया था दोस्तों? राजा लक्ष्मण सिंह ने। भारतीय युग के कवियों ने अधिकांश किस भाषा में कविता की है? यह की है ब्रज भाषा में। ठीक है दोस्तों, भारतीय युग के कवियों ने अधिकांश किस भाषा में कविता की है? ब्रज भाषा में। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? ये अभ्र नाम से लिखते थे दोस्तों। फिर आता बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अभ्र नाम से कविता लिखते थे। ठीक, और जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षाबिंदु आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया था? लाला सीताराम ने। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? लाला सीताराम ने। फिर गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया दोस्तों? श्रीधर पाठक। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? श्रीधर पाठक ने। भारतेंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा। भारतेंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? फूलों का गुच्छा। निम्नलिखित में से भारतेंद्र कालीन कवि कौन सा है? हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास। ठीक है, भारतेंद्र कालीन कवि कौन से हैं? हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिकादत्त व्यास थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारतेंद्र कालीन प्रमुख कवि इस प्रकार हैं: भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिकादत्त व्यास, राधा कृष्ण दास इत्यादि। कौन सा निबंधकार भारतेंद्र युग का नहीं है? बाल मुकुंद गुप्त। कौन सा निबंधकार भारतेंद्र युग का नहीं? बाल मुकुंद गुप्त हैं दोस्तों। फिर इनमें से भारतीय युगीन लेखक कौन से हैं दोस्तों? प्रताप नारायण मिश्र। इसमें से भारतीय युगीन लेखक कौन है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र दोस्तों। इनमें से भारतीय युग के साहित्यकार नहीं है कौन? प्रेमचंद। ठीक है, भारतीय युग के साहित्यकार प्रेमचंद नहीं है, बाकी बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं। भारतेंद्र ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंद्र युग की। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है दोस्तों? भारतेंद्र युग के। और भारतेंद्र युग के नाटककार कौन हैं?
श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था? यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि हैं जो पुष्ट मार्ग में दीक्षित थे। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? रानी केतकी की कहानी का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था दोस्तों। फिर आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। अब पूछा जाता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। कहाँ पर? कोलकाता में। इस कॉलेज से संबद्ध रचनाकारों में प्रेम सागर और लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल हैं। प्रेम सागर और लाल चंद्रिका के रचनाकार लल्लू लाल है। नासी केतुपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र थे, जबकि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां इस कॉलेज से संबंध नहीं थे। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी इंसा अल्लाह खां इस कॉलेज से संबंध नहीं थे। अब फिर देखिए, खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रथम 4 उन्नायक। सदा सुखलाल। खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रथम 4 उन्नायक कौन हैं? सदा सुखलाल, जिन्होंने सुख सागर लिखा है। इंसा अल्लाह खां, इन्होंने उदयवान चरित्र या रानी केतकी की कहानी के राइटर हैं। लल्लू लाल सिंहासनवती श्री राजनीति भावविलास माधवविलास है। सदल में सन्नासी केतुपाख्यान या चंद्रावली रामचरित इसके लेखक हैं। सदल मिश्र ने क्या लिखा? नासिक केतुपाख्यान या चंद्रावली या रामचरित भी एक पुस्तक है। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन है दोस्तों? बद्रीनारायण चौधरी। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक है बद्रीनारायण चौधरी। फिर आता दोस्तों, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। इनमें से कथन ए और दूसरा कथन कारण आर है। कथन ए, भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। कारण क्या है? भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। उपयुक्त वक्तव्यों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से क्या सही उत्तर पर टिक लगाना है? तो सही तो है इसका, सही इसका सी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, क्योंकि भारतेंदु युग में ज़्यादा पत्र तब चला क्योंकि ज़्यादा पत्रकार लोग थे। और ए की सही व्याख्या आर भी है। हिंदी नई चाल में ढली। सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया है? ठीक है, कालचक्र। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया है? यह है कालचक्र। रीत काल के वह कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास। रीत काल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरधर दास को रीतकालीन का कब माना जाता है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। इन्होंने नाहुसैनी नाटक लिखा है दोस्तों। अब फिर हम लोग आते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में देखते हैं दोस्तों, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। ठीक, सन 1930 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद जी बने। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन है दोस्तों? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है, नाथूराम शर्मा। कौन? नाथूराम शर्मा दोस्तों। और सत्यनारायण। कौन दोस्तों? सत्यनारायण, कविरत्न, गोपाल शरण सिंह आदि। और महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा को देखते हुए, ठीक है दोस्तों, साहित्य सेवा को देखते हुए सन 1931 में काशी नागरी प्रचारी सभा में उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान किया गया था। इस द्विवेदी युग के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर को अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि
द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा दोस्तों? तो किसने लिखा? ये लिखे हैं दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द्विवेदी युग नामांकन किसके नाम पर किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामांकन किस रचनाकार के आधार पर किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? जागरण सुधार काल। देखिए कह रहा द्विवेदी युग को डॉक्टर नागेंद्र ने जागरण सुधार काल भी कहा है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को गद्यकाल कहे हैं। ठीक है दोस्तों, द्विवेदी युग को डॉक्टर नागेंद्र ने जागरण सुधार काल भी कहा है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को गद्यकाल कहा है। इसके बाद आता है द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कंत भारतेंद्र प्रज्ञेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। वो कौन थे? नाथूराम शर्मा शंकर। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत भारतेंद्र प्रज्ञेंदु साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया, नाथूराम शंकर। ज्ञान रास के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। ज्ञान रास के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। यह उक्त किस साहित्यकार की है? यह है महावीर प्रसाद द्विवेदी की दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित ग्रंथ विषय का ग्रंथ है। अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ कौन सा है? संपत्ति शास्त्र है दोस्तों। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय ग्रंथ कौन है? संपत्ति शास्त्र है। फिर संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? ये लेखक हो जाते हैं आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए टीजीटी 2004, यूके पीजीटी 2020, टीजीटी फिर परीक्षा 2013, इसलिए रिपीटेशन होता रहता है, इसको देखना जरूरी है। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए। फिर आता है दोस्तों सॉरी दोस्तों, फिर आता है प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? यह है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर आता है जूहे की कली कविता से किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिए थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर दोस्तों आता है आपका निराला की कविता जूहे की कली को किस संपादक ने प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ठीक है, निराला की कविता जूहे की कली को किस संपादक ने प्रकाशित किए बिना वापस कर दिया था? यह महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गया। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम क्या है दोस्तों? कविता। यह किसने कहा है? ये कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर इनमें से कौन सा द्विवेदी युग का कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी। इनमें कौन सा द्विवेदी युग का कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सोहनलाल द्विवेदी युग के कवि नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूतियों प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, बहुत जरूरी होता है कि हर द्विवेदी युग के सारे जितने भी युग हैं उनके सभी कवियों को नाम जानना। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में मैथिली शरण गुप्त आते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ठीक है, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा, गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि शामिल हैं। ठीक है, ये किसमें शामिल है दोस्तों? द्विवेदी युग में। फिर आता है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विवेदी युग का नहीं है? लोचन प्रसाद पांडे द्विवेदी युग के नहीं है, बाकी ऐश्वर्य उपाध्याय तो ही, गोपाल शरण सिंह भी हैं। लोचन प्रसाद पांडे द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रागीतकार माने जाते हैं कौन भैया? मुकुटधर पांडे। ठीक है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रागीतकार माने जाते हैं कौन? मुकुटधर पांडे। फिर आता है दोस्तों छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ था? ये था मुकुटधर पांडे।
मुकुटधर पांडे। उसके बाद फिर आता है किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्व आभास संलक्षित हुआ है? ये हुआ मुकुटधर पांडे में। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छतावाद के प्रवर्तक कौन भैया? श्रीधर पाठक। सॉरी दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वच्छतावाद के प्रवर्तक क्यों श्रीधर पाठक मानते हैं। उसके बाद इनकी रचना एक और प्रबंध श्रेष्ठी से प्रथम है। अपने काव्य संग्रह रसकलश को ब्रजभाषा में लिख कर यह ब्रजभाषा पे अच्छी पकड़ बना ली। हरिओद ने 2 नाटक लिखे हैं, एक प्रद्युम्न विजय है और दूसरा क्या नाम है भाई दोस्तों, एक है रुक्मणी परिणय भी लिखे हैं। 2 नाटक लिखे हैं हरिओद जी, एक प्रद्युम्न विजय तथा दूसरा है रुक्मणी परिणय। 1884 में इनका प्रथम उपन्यास प्रेमकांता प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात 2 और उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधखिला फूल 1907 में प्रकाशित हुआ। हरिओद जी का अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? रसिक प्रिया। हटाइए इसे दोस्तों, आगे चलते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि का श्रेय होने को किसको है? हरिओद जी को है दोस्तों। खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकवि होने का श्रेय हरिओद जी को हो गया। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों? 1914 में। प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1914 में। खड़ी बोली हिंदी की आधुनिकता प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। खड़ी बोली हिंदी की आधुनिकता आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास हो जाता है। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य है, क्या है? प्रिय प्रवास हो गया। उपयुक्त प्रशंसा की व्याख्या देखें। हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों संख्या कितनी थी? ये थी 17। और फिर आता है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा भैया? प्रिय प्रवास। निम्नलिखित में से किसे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है? यह है कामायनी। ठीक, पहला महाकाव्य माना जाता है, कामायनी हो गया। फिर निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना नहीं है? विचित्र प्रवाह नहीं है। कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना नहीं है? विचित्र प्रवाह है। ठीक है। फिर दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ और लोहित हो चला, तब शिखा पर थी राजरती कुमलिनी कुलवल्लभ की प्रभा। अच्छा, ये किसकी भैया? ये हो गया प्रिय प्रवास की दोस्तों। दिवस का अवसान समीप था और गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। यह हैं कहाँ से? प्रिय प्रवास से लिए गए हैं। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओद कृत्य प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप है, वह है क्या उनसे दोस्तों? यह है समाज सेविका का। फिर आता दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप यह है कि वह समाज सेविका के रूप में चित्रित हो गई। और प्रकाशन वर्ष कब आया था? 1914 ईस्वी में। 17 सर्गों में बद्ध है। खड़ी बोली प्रथम महाकाव्य है और कथा भागवत पुराण पर आधारित है। इसके पहले का नाम वज्रागन विलाप था। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक आने का इसमें श्री कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा का वर्णन है। किसमें? प्रिय प्रवास में। उसके बाद यह संस्कृत वर्गों पर आधारित है। इसके बाद बहुत नीचे आते हैं द्विवेदी की कविता है, कौन सी दोस्तों? उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक। ठीक, डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा गया है कि सामान्यतः द्विवेदी युग काव्य में नीरस इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। ठीक, इतिवृत्तात्मक किस काव्य गुण की विशेषता है दोस्तों? द्विवेदी युग की है। फिर आता है द्विवेदी युग के साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? ये नहीं है दोस्तों, काव्यात्मक। द्विवेदी युग साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? काव्यात्मक। फिर आता है दोस्तों काव्यात्मक। द्विवेदी युग के साहित्य की प्रवृत्ति में प्रमुखता नहीं है। द्विवेदी
योगिन प्रवृत्ति की प्रमुखता है। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि इनमें से कौन से दोस्तों? ये हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं दोस्तों। फिर आता दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त है। इसकी उपनाम से गुप्त जी ने बंगला कवि माइकल मधुसूदन दत्त को मेघना वध, बिरहणी वज्राग्रहणा, वज्र प्लस अग्ना इत्यादि का काव्य अनुवाद और नवीन चंद्र शैल पलासी युद्ध का अनुवाद पलासी के युद्ध नाम से किया है। दोस्तों आगे चलते हैं। वे धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अभिधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा था? ये कहे थे डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहे थे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त के विषय के उपयुक्त कथन बच्चन सिंह का है, जिन्होंने अपने साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरे इतिहास में व्यक्त किया है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि थे। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं। और फिर मैथिली शरण गुप्त अग्रवाल ने गुप्त जी को युग कवि कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने वासुदेव शरण अग्रवाल ने गुप्त जी को युग कवि कहा। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि कहा। मैथिली शरण गुप्त को इन्हें अंत्योनुप्रास का भी स्वामी कहा जाता है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। फिर आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि राजपूत आन की कथा क्या है? रंग में भंग। चिरगांव में किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव में किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त का। ठीक, झांसी के निकट। किसान के रचनाकार कौन से हैं दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हो गए। उसके बाद रंग में भंग नामक के काव्यकृति किसके रचयिता? रंग में भंग नामक काव्यकृति के रचयिता है कौन है? मैथिली शरण गुप्त हो जाते हैं। फिर निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है। कौन सी नहीं है? कृषक क्रंदन। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, कृषक क्रंदन। और फिर कहते हैं कि निम्न से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो साकेत नहीं है। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है दोस्तों? प्रेम पथिक नहीं है मैथिली शरण गुप्त की। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैथिली शरण गुप्त की वह कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है? शक्ति नहीं है। वन वैभव, वक्ष संग्रह, सरंदी सभा। वन वैभव और देखिए दोस्तों क्या है कि वन वैभव, वक्र संहार, सरंद का पर आधारित मैथिली शरण गुप्त ने महाभारतीय कालीन घटनाओं को बनाया है, जबकि शक्ति पौराणिक आख्यान पर आधारित है जिसमें देवी शौर्य का वर्णन है दोस्तों। फिर रचना काल को आरोही क्रम में व्यवस्थित कौन किया भाई दोस्तों? साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत। ठीक है, अब देखिए मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित उपयुक्त काव्य कृतियों का रचना काल आधार निम्न है। साकेत 1931 में लिखा गया 12 सर्गों के साथ। यशोधरा 1932 में गौतम बुद्ध की पत्नी पर आधारित खंड काव्य है। द्वापर 1936 में खंड काव्य। जय भारत 1952 में 47 खंडों में बद्ध है दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? खंड काव्य है। फिर आता है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध का प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्ध सर्वाधिक रही दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त रचित जयद्रथ वध का प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही। हरगीत का छंद में रचित यह एक खंड काव्य है। फिर निम्नलिखित कृतियों में से प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम व्यक्त करना फिर से है। तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जय भारत, क्योंकि भारत भारती 1912 ईस्वी में, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में, जय भारत 1952 में। आज का फिर दोस्तों लास्ट पेज कि साकेत महाकाव्य सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। कहाँ पर? नवम सर्ग है। उसके बाद फिर साकेत की कथा सुनने का मुख्य
संबंध किसके चरित्र से विकास हुआ है? ये हुआ है लक्ष्मण और उर्मिला। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? लक्ष्मण और उर्मिला। फिर आता है दोस्तों, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उर्मिला को महत्व देना। उर्मिला को क्या देना? महत्व देना। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। वो कौन है? साकेत। साकेत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि द्विवेदी युग की संपूर्ण प्रतिनिधि कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक, द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कौन हैं, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। किस कवि की पंक्तियां दोस्तों? ये मैथिली शरण गुप्त की है। और इसके बाद आता है दोस्तों छायावाद। छायावाद को देखेंगे हम लोग कल। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।